हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी आप जिस समय भी देख रहे हो मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथोलर्न। मैथोलर्न में हम एनसीईआरटी के सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस के मैथ्स कराते हैं और हम कर रहे हैं इस समय पॉलिनोमियल क्लास 10 के पार्ट 2। पार्ट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ खूबसूरत सा क्वेश्चंस क्लास 10 के कराए हुए हैं। आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ जीरोज बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और फिर हम करेंगे फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में द ग्राफ्स ऑफ y equal to px are given below. Find the number of zeros of px in each case. So graphs of y equal to px यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका एग्ज़ाम के पेपर में दिए रहेंगे और आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दिस इक्वेशन। बच्चों, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर वाई इज ज़ीरो। कुछ मतलब समझा? नहीं। चलो हम बताते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसका y क्या है? y है आपका px। px इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब px का मतलब है y, जिसको हम y कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर x का किस वैल्यू पर y का वैल्यू 0 होने वाला है? आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? y इक्वल टू यहाँ पर अगर -5 होता, x का वैल्यू अगर -5 होता तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। तो इस जगह पर इस पॉलिनोमियल का 0 का मतलब है इट्स 0 इज -5। तो x का वो वैल्यू जिस जगह पर y का वैल्यू 0 होता है इसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम 2 में लेते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू x का वैल्यू तो कुछ है क्योंकि ये ओरिजिन है 0,0 और यहाँ पर 0 से लेके यहाँ कुछ डिस्टेंस तो है, इसलिए x का कुछ वैल्यू है। लेकिन y का क्या वैल्यू है? y का कुछ भी वैल्यू नहीं है, y इज 0। y इज 0 बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पर जो भी लाई करते हैं पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो इसका ये जो यहाँ से यहाँ लेके ये जो x का वैल्यू है इसको मान लीजिए a। तो a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? यहाँ पर एक ही है। सो नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अब आप जब एग्जाम्पल 1 को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर x एक्सिस को कितने जगह आपका ग्राफ काट रहा है। ग्राफ आपका ये वाला है और ये तो x एक्सिस को एक भी जगह नहीं काट रहा है। इसका मतलब है इट हैज़ नो जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अब आते हैं नंबर 3 में।
नंबर 3 में एक्स एक्सिस को हम देख रहे हैं दो जगह पर, ये दो पॉइंट है जहाँ पर y का वैल्यू 0 है, इसलिए ये दो पॉइंट है, ये है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 2। तो बिल्कुल इजी चीज़ है, आप ग्राफ देखेंगे और देखेंगे कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज। दो जगह पर कट कर रहा है 2 जीरोज, एक जगह पर कट कर रहा है 1 जीरोज, एक भी जगह पर नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 4 में एक जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर एक जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो 1 2 फिर यहाँ पर 3, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ देख रहे हैं एक जगह, दो जगह और 3 जगह, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इजी है आपके लिए, चाहे तो मार्क्स देने के लिए बने हैं, थोड़ा सा आप इसको केयरफुल रहिए, आप देख लीजिए तो आपको पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के निकालना कितना आसान है। सेकेंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? अगर एक पॉलिनोमियल इस तरह से x² + 5x + 6, जो भी हमारा पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इसका डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री आपको मालूम है, पार्ट 1 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ax² + bx + c क्या है? x² का कोफिशिएंट a है, जो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a = 1 बन गया। b जो है x का कोफिशिएंट है, इसलिए हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर 5x है, इसलिए x का कोफिशिएंट 5 है, इसलिए b के जगह क्या है? 5 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। अब आपको ये भी मालूम है, इसका अगर मैं जीरोस निकालूंगा तो जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने से बनता है x + 3 × x + 2। अगर एक फैक्टर x + 3 होता है तो उसका जीरोस क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे -3। और किसी भी फैक्टर अगर x + 2 है तो उसका दूसरा जीरोस बन गया -2। तो इसको लिखेंगे जीरोस। जीरोस आर -3 एंड -2। ये कैसे निकालते हैं आपको शायद मालूम होगा, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, x + 3 × x + 2 = 0, क्योंकि हमें निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको जब तक आप जीरो नहीं बनाएंगे तो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा नहीं। तो अब देख रहे हैं ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? अगर ये 0 बन जाता है, x + 3 का वैल्यू अगर 0 बन जाता है तो उससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो इसलिए अगर x का वैल्यू -3 बन जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया -3। इसी तरह यहाँ पर भी x + 2 अगर 0 बन जाएगा तो पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा? 0 बन जाएगा। तो इसलिए दूसरा जीरोस बन गया, x + 2 = 0, तो x = -2।
तो x इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। खैर, ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक तो है रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 होते हैं, तो इसको हम अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। लेट द 2 ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपको जानना है अल्फ़ा और बीटा का सम, यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं -b/a। तो आपको अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है तो नेगेटिव में x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर करेंगे तो आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। ये रिलेशनशिप है सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ विद द कोफिशिएंट्स। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। और सवाल आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है 6x² - 3 - 7x। पहले आप चेक कर लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। इसका फर्स्ट टर्म है 6x², दूसरा है -3 और थर्ड है -7x। तो इसमें ये जो टर्म है, पहला टर्म है, इसका पावर है, x का पावर है 2, सो डेफिनेटली ये हाईएस्ट पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन हमने जो अभी आपसे इसका फॉर्म दिखाया था, इस फॉर्म में कुछ ऐसा था ax² + bx + c। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है? पहले x का पावर 2, अगर इस एक्सप्रेशन में x है तो उसके बाद x को लिखेंगे और उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करने से कैसा बनेगा? 6x² - 7x एंड -3। तो पहले तो इसका ज़ीरोज़ निकालने हैं, और ज़ीरोज़ निकालने के लिए बच्चों को तकलीफ़ हो जाता है क्योंकि उनको फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस नहीं है। बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अच्छी तरह सीखना पड़ेगा। अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अच्छी तरह नहीं आता है तो आप खूब प्रैक्टिस करो, और किस तरह से किया जाता है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये 7 को हमें स्प्लिट करना है। तो 7 को किस तरह से स्प्लिट करना है ताकि ये जो -7 है यहाँ पर हमें 2 इंटीजर को ऐड करने से हमें कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। लेकिन इसको जहाँ पर ये 2 इंटीजर लिखेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करने से, ये 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से 6 × -3 यानी कि -3 कांस्टेंट टर्म इंटू x² का कोफिशिएंट 6, ये आना चाहिए। यही है मिडिल टर्म का फंडा। जो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 7 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये 2 इंटीजर का सम कितना आना चाहिए? -7, और मल्टीप्लाई करने से
ये दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से, सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म यानी कि -3 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब देखते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, या तो 1 इंटू 18 बनेगा, या तो 2 इंटू 9 बनेगा, या तो 3 इंटू 6 बनेगा। अभी अभी बताया कि दो इंटीजर को अगर सम करेंगे तो -7 आना चाहिए। क्या 2 और 9, आप देख रहे हैं 2 और 9, अगर इसको यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ अगर -9 लिखते हैं, 2 प्लस -9 -7 आता है या नहीं? आपका आंसर है हाँ, आता है। अब जो बताया 2 को और -9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आता है या नहीं? हाँ, आता है। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड इंटीजर्स। क्या क्या इंटीजर्स मिला? 2 एंड -9। तो हम इसको -7 को अब स्प्लिट करेंगे ये दोनों नंबर में, ये दोनों इंटीजर्स में, 2 और -9। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 2x -9x -3। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, प्लस 2x एंड -9x हमारा -7x ही बन रहा है। इसी को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट इस तरह से किया कि देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा ग्रुपिंग करते हैं 2x और 6x² का। जब ग्रुपिंग से हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। 2x प्लस 6x² का कॉमन फैक्टर 2x बनेगा, और ये यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 जा 6, 3 और x से x², x से x को मल्टीप्लाई करने से x² आता है, इसलिए एक x तो निकल गया है, एक x अंदर है, और 2x से 2x निकल गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ +1 बचेगा। फिर इसी तरह इस ग्रुप में देखो -9x -3 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? -3, और -3 जब कॉमन आया तो इधर आएगा 3x, और माइनस बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ बचेगा +1। दोनों जगह 3x + 1 हमें मिल रहे हैं, तो 3x प्लस यहाँ से भी और नेक्स्ट टर्म से भी हम कॉमन ले सकते हैं, और 3x + 1 जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है, इस जगह पर बचता है 2x, और इस जगह पर बचता है -3। तो ये तो हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन खत्म हो गया है। आपका कम से कम 50% काम हो चुका। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए बता चुके थे, आप पहले इसको जीरोज बनाएंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको ज़ीरो बनाएंगे, उसके बाद दूसरा x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x का वैल्यू निकल जाएगा, आपका अल्फ़ा और बीटा निकल गया। चलिए पहला को करते हैं। When 3x + 1 = 0, सो 3x बनेगा -1 एंड x विल बी -1/3। ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। 2x - 3, अब दूसरे को देख रहे हैं, = 0, सो 2x = +3 एंड x = 3/2। तो हमारा अल्फ़ा एक 0 निकल गया -1/3, और दूसरा 0 निकला 3/2। हम बता चुके हैं दोनों ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए अल्फ़ा = -1/3 और बीटा = 3/2 लिख दिया। अब हमें करना है इसका जो रिलेशनशिप अभी हमने देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, उसको वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, हम इसको जैसे एडिशन करते हैं इस तरह से ऐड करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस है, -1 इंटू 2 -2 बन गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9, तो ये 9 माइनस 2 बन गया 7/6, 7/6। अब हम देखेंगे माइनस बी बाई ए, क्योंकि हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इक्वल टू, अब माइनस बी क्या है, माइनस और b का वैल्यू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं, x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, -7, तो -7 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया, यानी कि b का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -7। बच्चों ये मत सोचो कि माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, ये माइनस तो हमारा जो फॉर्मूले का है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, उसको लिखा। तो माइनस और b का मतलब है x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर -7 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 6 है, तो 6, तो ये देख लिए माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6 और माइनस बी बाई ए इक्वल टू भी 7/6। तो क्या आप जो फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं? आप कहेंगे हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऐड करके देख लिया 7/6, और जब माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखा तो भी 7/6 से आया, यानी कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो रिलेशनशिप तो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए इस जगह पर हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है, -1/3, और बीटा क्या है, 3/2। तो बच्चों 3 और 3 तो कट हो रहा है और हमें मिल रहा है -1 इंटू 1 -1/2 इंटू 1 2 -1/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ मिल रहा है -1/2, और हमने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब हम देखते हैं यहाँ पर c क्या है। c है बच्चों -3, x² प्लस bx प्लस c, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये है c, तो हम लिखेंगे -3। और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यानी कि 6, तो -3/6 क्या लिखेंगे, यहाँ पर -1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -3 को लिखेंगे -1/2, बन गया हमारा -1/2। यानी कि जो हमने प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a पढ़ा था वो हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ with coefficients and constant terms
आर वेरीफाइड। उम्मीद है आपको समझ में आया है फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं और इसके बाद इस सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। हम तो जीरोस निकालना सीख गए हैं और सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम किस तरह से कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं ये भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अगर सम ऑफ द जीरोस दी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दी हुई है तो इसके हेल्प से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें दी हुई है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस is 1/4 and alpha into बीटा दी हुई है -1। इसके लिए एक फॉर्मूला आप सीख लो। अगर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दी रहेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो सम ऑफ द जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसको बैठा दो, आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस x/4 प्लस इंटू -1। दिस इज आवर पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस x/4 -1। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है। दूसरी बात है यहाँ पर 3 टर्म देख रहे हैं, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1/4 है और c जो है -1 में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 2, so this is quadratic polynomial। इस तरह से आपको अगर कोई भी सम में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया रहे तो आप इसके हेल्प से आप आसानी से चुटकियों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मैथोलर्न चैनल। बाय बाय, टेक केयर।